Hi everyone, welcome to Gyanam. I'm Hemlata and in this lecture we are going to study Punjab GK. इस लेक्चर में हम एक मैराथन करेंगे। 1 घंटे के लिए हम पंजाब जीके पढ़ेंगे और उसमें हम पंजाब जीके की मैक्सिमम चीज़ें कवर करने की कोशिश करेंगे। हम ट्राई करेंगे कि हम बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर एंड तक हमारी जो हिस्ट्री का पार्ट है वो एटलीस्ट इसमें कवर हो जाए। एंड इसका जो ज़्यादा फोकस रहेगा वो है हमारे नायब तहसीलदार एग्जाम के लिए। तो नायब में आपका जो पंजाब जीके का टेंशन है वो खत्म हो जाएगा और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी आज कवर हो जाएंगी इस लेक्चर से। So without further ado, let's get started. First of all, हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे और हम स्टार्ट करें कि पंजाब का जो नाम है वो क्या है। ठीक है, सो पंजाब का नाम जो है वो वैदिक पीरियड में था सेप्टा सिंधु। वैदिक पीरियड में पंजाब का नाम क्या था? सेप्टा सिंधु। सेप्टा मतलब 7 और नदियां सिंधु के साथ जुड़ी हुई। ठीक है, तो ये कौन कौन सी नदियां थी? खुद एक सिंधु यानी इंडस, उसके साथ में सरस्वती 2 हो गई और बाकी की 5 नदियां जिनसे मिलकर पंजाब बना है। ठीक है, जैसे कि सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम। ठीक है, ये 5 नदियां। 6th हमारी सरस्वती हो गई और 7th हमारी हो गई सिंधु। ठीक है, एक और चीज स्टार्ट करने से, इसको आगे पढ़ने से पहले कि आपने जो भी आपको नहीं समझ में आ रहा है या कुछ स्किप हो गया, वीडियो पॉज करो, रिवाइंड करो और दोबारा से देखो। ऑनलाइन वीडियो का सबसे ज्यादा फायदा यही है। और क्योंकि ये मैराथन है और हमने इसमें बहुत सारी चीजें कवर करनी है, सो मैं इसमें फास्ट करने वाली हूँ चीजें। ठीक है, अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक इसमें से मुझे डिटेल में पढ़ना है, सो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। उस टॉपिक को हम थोड़ा डिटेल में पढ़ सकते हैं। एंड यू कैन ऑल्सो कॉल अस एंड टेक एडमिशन इन नायब तहसीलदार बैच, जिसमें आपको फर्दर यही सारी चीजें जो हैं वो डिटेल में पढ़ाई जाएंगी। राइट, ओके, नेक्स्ट इज रामायण, महाभारत और पुराण में पंजाब का जो नाम है दैट इज ब्रह्मव्रत और पंचनद। ठीक है, पंचनद और ब्रह्मव्रत। ग्रीक्स जब आए तो पंजाब का नाम हो गया पेंटोपोटामिया, यानी पेंटापोटामिया ग्रीक्स की वजह से पड़ा। एंड देन मुगल और महाराजा रंजीत सिंह के टाइम हम पंजाब को बोलते थे सूबा लाहौर, यानी पंजाब का नाम अभी भी पंजाब नहीं आया था तब हम क्या बोलते थे? सूबा लाहौर। और उसके बाद जो है वो टर्क इन्फ्लुएंस में आकर हमने बोलना स्टार्ट किया पंजाब को पंजाब। राइट, तो टर्किश जो नेम है यानी तुर्क भाषा में जो है वो हम एक्चुअली पंजाब को पंजाब पढ़ते हैं। ऑलराइट, आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज बाउंड्रीज। अब हम बात करेंगे, नाम तो हमने देख लिया कि पंजाब का नाम किस तरह से पंजाब पड़ा। अब हम बात करें कि पंजाब की जो बाउंड्रीज है वो डिफरेंट टाइम पीरियड में कहां तक फैली हुई थी। तो एक ओवरव्यू लेते हैं। वैदिक टाइम में पंजाब जो था वो इंडस और सरस्वती नदी के बीच में था। अब ये सरस्वती कहाँ है? आज के टाइम पर तो हमें नहीं पता एग्जैक्टली सरस्वती कहाँ है, लेकिन हम आइडिया लगाते हैं कि इंडस तो हो गया, जैसे हमारा जो पाकिस्तान वाली इंडस है, सिंधु है वो नदी, और यहाँ जो है वो हरियाणा के पास हम मानते हैं कि यहाँ से सरस्वती जाती थी और इसके बीच का जो पूरा हिस्सा था इंडस और सरस्वती के बीच का, ये था हमारा पंजाब का एरिया। ऑलराइट, नेक्स्ट हम बात करते हैं ड्यूरिंग मौर्यन एंड कुश्ना एम्पायर। मौर्यन एम्पायर इंडिया का सबसे बड़ा पहला एम्पायर था और कुश्ना और मौर्यंस के टाइम पर पंजाब की जो बाउंड्री थी वो हिंद कुश तक फैली हुई थी, यानी अफगानिस्तान तक जो थी वो बाउंड्री फैली हुई थी। फिर हम बात करते हैं दिल्ली सल्तनत और मुगल्स के टाइम पीरियड तक, तो हिंद कुश से थोड़ी पीछे आ चुकी थी, यानी जो बाउंड्रीज थी वो लाहौर तक सिमट गई थी, है ना। सो सरस्वती से लेकर और लाहौर तक जो बाउंड्री थी वो थी महाराजा रंजीत सिंह और मुगलों के टाइम पर। नेक्स्ट इज दिल्ली सल्तनत और मुगलों के टाइम पर, और महाराजा रंजीत सिंह के टाइम पर जो था वो लाहौर वाला एरिया तो उनके पास था, उन्होंने लाहौर को तो कैप्चर किया था, लेकिन उनकी जो बाउंड्री थी 1809 में आपको पता है कि अमृतसर की ट्रीटी हुई थी और अमृतसर की ट्रीटी में जो है उनकी बाउंड्री सीमित हो गई थी सतलुज तक। तो उनकी जो ईस्टर्न बाउंड्री थी वो सतलुज थी। ठीक है, ईस्टर्न बाउंड्री जो थी वो सतलुज थी, यानी सतलुज से आगे का हिस्सा लाहौर की तरफ को महाराजा रंजीत सिंह के पास था और जो सतलुज से दूसरी तरफ यानी रोपड़ वाली साइड जो थी वो सारा एरिया जो था वो ब्रिटिशर्स के पास था। तो ये था एक छोटा सा ओवरव्यू बाउंड्रीज को लेकर। हमने नाम देख लिया, हमने बाउंड्रीज की बात कर ली। और अगर हम बात करें 1857 के रिवोल्ट की, तो पंजाब की जो बाउंड्री थी वो दिल्ली तक फैल चुकी थी। पंजाब की जो बाउंड्रीज थी वो दिल्ली तक फैल चुकी थी 1857 जब फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ।
ठीक है। आगे हम बात करें 1910 में लॉर्ड कर्जन थे, आपको पता है 1900 के आसपास से जो है वो लॉर्ड कर्जन ही थे। 1905 में जब बंगाल का पार्टीशन हुआ तब भी थे, ठीक है। तो इस समय पर उन्होंने क्या किया, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस बना दी, यानी इंडस रिवर से आगे का हिस्सा, अगर ये इंडस है तो इससे इधर जो है वो पंजाब का एरिया, और इससे आगे इंडस से आगे का हिस्सा जो था उसको बना दिया नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, राइट, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस बना दिया उसे। एंड 1911 यू नो दैट लॉर्ड हैडिंग जो थे उन्होंने जो है वो दिल्ली को कैपिटल बनाया था, यानी हमारी जो कैपिटल थी 1911 में कलकत्ता से शिफ्ट हो गई थी दिल्ली, ठीक है। तो उस समय पर उन्होंने दिल्ली को अलग कर दिया क्योंकि जरूरत थी, दिल्ली को अलग करना था और बाकी का जो एरिया था उसको अलग करना था। तो दिल्ली को अलग कर दिया, सेपरेटेड दिल्ली फ्रॉम पंजाब, पंजाब से दिल्ली को अलग कर दिया क्योंकि उसको कैपिटल बनाना था हमने इंडिया का, राइट। आगे बात करते हैं, तो ये जब हम आजाद हुए, जब इंडिया आजाद हुआ तो उस समय पर, यानी बिल्कुल आजादी के दिन की बात करें अगर, तो पार्टीशन तो हुई हमारी, लेकिन अगर उससे पहले की बात करें, जो टोटल पंजाब था हमारा, जैसे पाकिस्तान वाला पंजाब था और भारत में आज जो हमारा पंजाब है वो कितना था, तो ये था वो सारा पंजाब का एरिया, यानी पाकिस्तान वाला पंजाब, इंडिया वाला पंजाब, टोटल पंजाब का मैप जो है वो आपके सामने है। अब जब हम पुरानी बात करें, जब ब्रिटिश टाइम की, तो पंजाब में 5 डिवीजन हुआ करते थे, 5 डिवीजन हुआ करते थे। हालांकि हमारे आज के पंजाब में भी 5 ही डिवीजन है ना, आज भी पंजाब में 5 डिवीजन है, लेकिन उस समय के पंजाब में भी 5 ही डिवीजन हुआ करते थे, लेकिन वो डिविजन्स बड़े थे, ठीक है। जैसे कि रावलपिंडी हो गया, मुल्तान हो गया, लाहौर हो गया, लाहौर हो गया, अंबाला हो गया और जलंधर हो गया। तो ये 5 डिविजन्स जो थे वो पहले से ही पंजाब में थे, ठीक है। इसमें से क्या हुआ, 3 डिवीजन जो है वो पाकिस्तान चले गए और 2 डिवीजन जो है जलंधर और अंबाला ये आ गए भारत में। 3 डिवीजन जो हैं वो पाकिस्तान चले गए और 2 डिवीजन जो हैं वो इंडिया में रह गए। और ये 2 डिवीजन जो हैं, ये जो इंडिया था ये हमारे पास 32% इंडिया रह गया और 68% पंजाब जो है वो चला गया पाकिस्तान में, ठीक है। क्या हुआ, आफ्टर इंडिपेंडेंस 5 डिवीजन में से 2 डिवीजन इंडिया में रह गए, ठीक है, और उन 2 डिवीजन में 13 डिस्ट्रिक्ट्स थी हमारे पास इंडिया में। दैट मीन्स अगर हम परसेंट में बात करें तो पाकिस्तान के पास गया 68% और इंडिया के पास बचा सिर्फ 32%। लेकिन अभी ये भी खत्म नहीं हुई, कहानी यहाँ पर खत्म नहीं हो रही है। ये जो 32% इंडिया के पास था ये कौन सा, हमारे पंजाब में ही रहने वाला था। अब यहाँ पे क्या हुआ, एग्जैक्टली जो ये डिवीजन था ये था इंडिया के पास, ये था पाकिस्तान के पास। लेकिन जब आज़ादी हुई और आज़ादी के बाद जब पंजाब बना तो उसके अंदर भी पूरा पंजाब जो है वो पंजाब था वो डिवाइड हो गया। किस में डिवाइड हो गया, बीच में ही बन गया आपके पास ये पेप्सू, ठीक है, ये पेप्सू का एरिया बन गया। तो टोटल पंजाब जो था वो वैसा पंजाब नहीं है जो आज था, जो 14% था वो डिवाइड हो गया, बाकी का एरिया अलग और पेप्सू अलग, ठीक है। पेप्सू का अलग गवर्नर, अलग अलग सीएम था और बाकी रेस्ट ऑफ द पंजाब का अलग गवर्नर, अलग सीएम था। तो अलग था ये पेप्सू यहाँ पर। और पेप्सू कैसे बना था, ये पेप्सू बना था इन 8 प्रिंसली स्टेट्स को मिलाकर, ठीक है। कब बना था, 15 जुलाई 1948 को बना, किसको मिलाकर, कपूरथला, कलसिया, नाभा, नालागढ़, मलेरकोटला, पटियाला, जींद और फरीदकोट, ये 8 रियासतें थी जिनको मिलाकर पेप्सू बना था, ठीक है। कब बना, 1948 में बना था पेप्सू, राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जब इसकी ऑफिशियल गवर्नमेंट जो थी वो 28 अगस्त 1948 को बन गई थी और पहले सीएम जो थे वो थे ज्ञान सिंह रेडेवाला, ठीक है। ज्ञान सिंह रेडेवाला पहले सीएम थे पेप्सू के। और राज प्रमुख, या राज प्रमुख होता है आज का गवर्नर, लेकिन उस समय बोला जा रहा था राज प्रमुख। तो क्वेश्चन पेपर में ऐसे ही पूछा जाता है, राज प्रमुख कौन बने, राज प्रमुख बने महाराजा यादविंदर सिंह, महाराजा यादविंदर सिंह द फादर ऑफ कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, ठीक है। और वो बने पहले राज प्रमुख, यानी इस पेप्सू का अलग सीएम, अलग गवर्नर, रेस्ट ऑफ द पंजाब का अलग गवर्नर, अलग सीएम, ठीक है। और क्या हुआ, प्रॉब्लम हो गई, लोग समझ नहीं पा रहे थे, बीच में ही एक अलग से स्टेट बना दी गई बीच में, ठीक है। तो प्रॉब्लम्स अराइज होने लगी और जिसकी वजह से भारत में पहली बार प्रेसिडेंट रूल लगा, पूरे इंडिया में पहली बार प्रेसिडेंट रूल यानी इमरजेंसी लगाई गई और वो लगी पंजाब में, ठीक है। और कब लगी थी, 1951 20th of June 1951 को पहली बार भारत में
प्रेसिडेंट रूल लगा और वो लगा पंजाब में। और आपको पता है कि पंजाब में अभी तक सबसे ज्यादा बार प्रेसिडेंट रूल लगा है एंड दैट इज 8 टाइम्स, 8 बार लग चुका है। नंबर ऑफ डेज पूछे जाएंगे तो यूपी, लेकिन वैसे नंबर ऑफ टाइम्स पूछा जाएगा तो पंजाब। आगे चलते हैं। अब हुआ क्या, देखो पंजाब एग्जैक्टली वैसा पंजाब नहीं था जो हमें लगा था कि ये सारा एरिया पंजाब में होगा। अब क्या हुआ कि पहले ये जो सब रियासतें थी यहाँ पर, पहले ये जो बिलासपुर रियासत थी ये मर्ज हो गई हिमाचल के एरिया में। अब आप यहाँ देख पा रहे हो हिमाचल का काफी ज्यादा एरिया जो था वो पंजाब के पास था यहाँ पर, ठीक है। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, 54 में जो बिलासपुर थी वो हिमाचल के साथ मर्ज हो गई। 56 में फाइनली आकर जो है वो इसको वीक करने की कोशिश की पेप्सू को, और धीरे धीरे 1956 में आके पेप्सू जो है वो पंजाब में मिल गया, ठीक है। 56 में जो था वो पेप्सू खत्म हो गया और पंजाब में ही मिल गया। और देखो ये जो ब्लू आपको दिखाई दे रहा है ये सारा क्या है, पंजाब। ये जो बीच में येलो दिखाई दे रहा है ये हिमाचल है, ठीक है, इस तरह से। लेकिन अभी भी बात खत्म नहीं हुई थी, अभी भी बात खत्म नहीं हुई थी। लैंग्वेज के बेस पे डिवीजन होना अभी बाकी था और धीरे धीरे ये बात उठी कि पंजाबी सुबह मूवमेंट आई, पंजाबी भाषा बोलने वाला जो एरिया था उसको अलग करो, हरियाणवी बोलने वाले को अलग करो, और फाइनली 1966 में ये अलग हो गया और इस तरह से पंजाब के और डिवीजन हो गया। देखो ये सारा पंजाब था पहले, फिर पेप्सू बना पहले, अच्छा ठीक है पेप्सू मर्ज हो गया, लेकिन बाद में जो है 1966 में दोबारा से इसका डिवीजन हुआ। और देखो कैसे हुआ, कुछ एरिया हिमाचल के पास चला गया, कुछ एरिया हरियाणा, कुछ क्या पूरा हरियाणा निकल गया और बीच में बचा ये पंजाब, जिसका आज एरिया हमारे पास सिर्फ 50,000 किलोमीटर स्क्वायर के आसपास है। मतलब अप्रॉक्स बात करें हम तो 50,000 किलोमीटर स्क्वायर। आजादी से पहले कितना था पूरे पंजाब का एरिया, 1,57,000 किलोमीटर अप्रॉक्स, इतना एरिया था किलोमीटर स्क्वायर। लेकिन अब कितना रह गया, अप्रॉक्स 50,000 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। मतलब उस समय का हम तो कहते हैं कि भारत में जो है वो 32% पंजाब आया, लेकिन आज का जो पंजाब है वो सिर्फ अप्रॉक्स 14% ही है। मतलब जो एरिया है वो इस टोटल का सिर्फ अप्रॉक्स 14% एरिया ही यहाँ पर बचा हुआ है हमारे पास पंजाब में। बाकी हरियाणा बन गया और कुछ हिली से एरिया जो है वो हिमाचल में चले गए। ऑलराइट, आगे चलते हैं। देखो कुछ ना समझ आए मैं फिर कह रही हूँ, पॉज करो, रिवाइंड करो, दोबारा से देखो। इफ यू वांट टू स्टडी इन डिटेल यू कैन जस्ट कॉल अस एंड टेक एडमिशन। हमारा नाइब का बैच अभी भी चल रहा है, जितनी क्लासेस हुई हैं वो सब आपको मिल जाएंगी। आगे फर्दर क्लासेस आप फिर से ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। ये हमारा जो है एक मैराथन है जिसमें हम फास्ट कवर कर रहे हैं पंजाब जीके को, ठीक है। ऑलराइट, प्रेजेंट पंजाब के भी 5 डिवीजन हैं और 22 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वो हमें पता है। और इन 22 डिस्ट्रिक्ट्स को आपको पता है हमने 5 डिवीजन में बांटा हुआ है, जिसमें से जो सबसे बड़ा डिवीजन है दैट इज जलंधर डिवीजन, सबसे छोटा स्मॉलेस्ट जो है वो है हमारा रोपड़ डिवीजन, ठीक है। रोपड़ डिवीजन स्मॉलेस्ट और जलंधर डिवीजन जो है वो सबसे बड़ा डिवीजन हो गया हमारे पास। और अदरवाइज पंजाब जो है वो 3 हिस्सों में बटा हुआ है ज्योग्राफिकली, और ज्योग्राफिकली कहीं और थोड़ा थोड़ा कल्चर का भी डिफरेंस आ जाता है। सो पंजाब 3 हिस्सों में बटा हुआ है, माझा, दोआबा और मालवा, ठीक है। तो माझा वाला एरिया कौन सा है, रावी नदी और ब्यास नदी के बीच का जो एरिया है ये ऊपर, दिस इज माझा रीजन। और ये ब्यास और ये सतलुज नीचे, तो इस सतलुज और ब्यास के बीच का ये जो एरिया है दिस इज दोआबा रीजन, है ना। तो माझा में कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स आती हैं, ऊपर देखो पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, तरन तारण, ठीक है। पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर और तरन तारण ये जो है वो माझा में आता है। दोआबा की बात करें अगर हम तो जलंधर, होशियारपुर, कपूरथला और नवांशहर ये हमारा दोआबा में आ जाता है। बाकी जो बच गई 14 डिस्ट्रिक्ट्स वो सारी नीचे मालवा में आती हैं, ठीक है। तो 4 डिस्ट्रिक्ट्स आपकी माझा में, 4 दोआबा में और 14 जो है वो मालवा में आती हैं। क्लियर। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो क्रिएशन, अब हम कुछ फैक्ट्स देख रहे हैं पंजाब के बारे में, फटाफट क्विकली इन फैक्ट्स को हम कवर करेंगे। सो क्या है, क्रिएशन कब हुई, फाइनली हमारी 1966 1 नवंबर, जो आज का पंजाब है। कैपिटल क्या है, चंडीगढ़ है जी, है ना। बाउंड्रीज इंटरनेशनल बाउंड्रीज पाकिस्तान के साथ लगती हैं। स्टेट बाउंड्री हिमाचल, हरियाणा, राजस्थान के साथ लगती हैं। और यूटी की बाउंड्री जम्मू कश्मीर के साथ लगती हैं। जम्मू कश्मीर इज नॉट अ स्टेट नाउ, इट इज यूटी, तो यूटी बाउंड्री भी लगती हैं पंजाब के साथ। आगे स्टेट एनिमल जो है वो ब्लैक बक है। एंटीलोप सर्विकैपरा, आपको याद रखना है, जरूरी नहीं है एग्जामिनर आपको ये ब्लैक बक देगा, हो सकता है उसका साइंटिफिक नाम दे दे, तो साइंटिफिक नाम भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज
स्टेट बर्ड गोशवाक है, एसीपीटर जेंटिलिस, ठीक है। देन स्टेट एक्वेटिक एनिमल जो है वो इंडस रिवर डॉल्फिन है, भारत की गंगा रिवर डॉल्फिन है, पंजाब की इंडस रिवर डॉल्फिन है, ठीक है। इंडस रिवर में यानी ब्यास रिवर में भी पाई जाती हैं डॉल्फिन्स वो। स्टेट ट्री जो है वो शीशम है, आप इसको दलबरिया शीशो भी बोलते हो। एंड स्टेट लैंग्वेज जो है दैट इज पंजाबी, पंजाबी इज द ओनली स्टेट लैंग्वेज इन पंजाब, इसके साथ में एडिशनल कुछ नहीं है, ठीक है, ऐसा कुछ भी अनाउंस नहीं किया गया है। ऑफिशियल लैंग्वेज है जैसे इंग्लिश है, राइट, स्टेट लैंग्वेज पंजाबी ही है। ओके, सेक्रेटरीट चंडीगढ़ में है, दैट वी नो। हाई कोर्ट पंजाब एंड हरियाणा, हाई कोर्ट चंडीगढ़, राइट। एंड फर्स्ट गवर्नर चंदूलाल माधवलाल त्रिवेदी, ये चीजें आपको जनरली याद होती है इसलिए मैं जल्दी से इसको निकाल रही हूँ यहाँ से, ठीक है। फर्स्ट सीएम डॉक्टर गोपीचंद भार्गव थे। फर्स्ट चीफ जस्टिस जो है वो जस्टिस रामलाल, एंड फर्स्ट स्पीकर ऑफ विधानसभा कपूर सिंह, ठीक है, फर्स्ट स्पीकर ऑफ विधानसभा कपूर सिंह, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कई बार एग्जाम्स में। देन फर्स्ट लोकपाल इज जस्टिस रिटायर्ड एसएस सोडी। देन फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ एसजीपीसी सुंदर सिंह मंजीठिया, 1920, याद रखना ये 1920 में थे, ठीक है। एसजीपीसी एक्ट 1925 में आया था, 1920 में जो है वो ये थे, ठीक है। देन प्रेजेंट सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह, वी नो दैट। प्रेजेंट गवर्नर वीपी सिंह बदनौर, दैट वी नो। प्रेजेंट स्पीकर राणा केपी सिंह, प्रेजेंट स्पीकर कौन है विधानसभा के, राणा केपी सिंह। और विधानसभा ही होगी, विधान परिषद होगी नहीं, क्योंकि पंजाब में यूनिकैमरल हाउस है, बाई कैमरल नहीं है। बाई कैमरल मतलब दो हाउसेस का होना, विधानसभा और विधान परिषद। क्योंकि पंजाब में एक ही हाउस है दैट इज विधान सभा, तो वहां पे एक ही होगा, स्पीकर होगा, चेयरमैन नहीं होगा, ठीक है। प्रेजेंट डिप्टी स्पीकर कौन है, अजायब सिंह पट्टी। अजायब सिंह पट्टी जो है वो प्रेजेंट डेप्यूटी स्पीकर हैं पंजाब विधानसभा के। नेक्स्ट इज फर्स्ट लोकपाल जस्टिस रिटायर्ड एसएस सोडी। हाँ, तो ये चीज रिपीट हो गई। नेक्स्ट हम चेक करते हैं ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर। अब हम ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो एरिया आपने देख लिया 50,000 अप्रॉक्स, मतलब 50,362। आपने वर्ड टू वर्ड याद करना है, अप्रॉक्स नहीं याद करना, एग्जैक्ट याद करना है। पेपर में 362, 363 ऐसे भी दिया जा सकता है, या 6 पहले लिख दिया 3 बाद में लिख दिया, ऐसा भी कर लेंगे। तो एग्जैक्ट याद रखना है 50,362। रूरल एरिया जो है वो 96% है, इसमें से अर्बन एरिया सिर्फ 4% है, राइट। फॉरेस्ट एरिया इज 2442 किलोमीटर स्क्वायर, याद रखना, दिस इज इंपॉर्टेंट। फॉरेस्ट एरिया कितना है पंजाब में, 2442 किलोमीटर स्क्वायर ओनली। रेन एवरेज रेनफॉल 493 mm। स्टेट लेजिस्लेचर यूनिकैमरल, अभी बात की हमने, एक ही है विधानसभा। तहसीलें सब तहसील 81 है, ठीक है, और ब्लॉक्स 150 हैं, राइट। पॉपुलेशन जो है वो अप्रॉक्स 2,77,43,338 है, जिसमें से मेल जो है वो 1.4 है और फीमेल जो है वो 1.3 करोड़ से, राइट। दिस इज द पॉपुलेशन ऑफ पंजाब। सेक्स रेशो की अगर बात करें तो 895 का मतलब होता है 895 फीमेल्स पर 1000 मेल, ठीक है। और अगर हम पूरे देश की एवरेज की बात करें देन इट इज 940। दैट मीन्स पंजाब की जो सेक्स रेशो है वो पूरे नेशन की एवरेज से कम है, जो कि नहीं होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। हालांकि 940 को भी हम कम मानते हैं, इससे भी ज्यादा होनी चाहिए। आगे लिटरेसी रेट जो है दैट इज 75.84%। ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं, आपको बोरिंग लग सकती हैं पढ़ने में, लेकिन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से दीज आर इंपॉर्टेंट थिंग्स टू नोट, ठीक है, याद रखनी है। डेंसिटी इज 550। एंड डेकेडल ग्रोथ होती है पिछले एक डिकेड यानी 10 साल में कितनी ग्रोथ हुई है, दैट इज 13.7%। लोकसभा सीटें 13 हैं, वी नो दैट, एंड राज्यसभा सीटें 7 हैं, ठीक है। विधानसभा की सीटें 117 हैं, तो मैं ये अज्यूम करके चल रही हूँ आपको इन चीजों के बारे में ऑलरेडी पता है, राइट। ओके, बहलोल। अब आते हैं हम हिस्ट्री के ऊपर। ये थी स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन हमारी कि कैसे पंजाब जो था वो अभी तक बना, उसका नाम पंजाब कैसे पहुंचा, हमने सारे पुराने नाम देखे, उसकी बाउंड्री यहाँ तक कैसे पहुंची वो भी हमने देखा, ठीक है। बिल्कुल फ्रॉम वेरी स्टार्टिंग टिल 1947 और 1966 तक हमने देखा कि कैसे पंजाब की बाउंड्रीज चेंज हुई, ठीक है। पॉपुलेशन और बेसिक कुछ फैक्ट्स हम पढ़ चुके हैं, अब हम आते हैं हिस्ट्री के ऊपर।
हिस्ट्री की अगर हम बात करें, सबसे पहले हम गुरुओं वाली हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे 1469 गुरु नानक देव जी से, लेकिन उसके आसपास का एरिया अगर हम देखें उस समय, तो उस समय दिल्ली सल्तनत में लोधी डायनेस्टी चल रही थी। लोधी डायनेस्टी का फाउंडर जो था वो बहलोल लोधी था, एंड बहलोल लोधी ने क्या किया, पंजाब का गवर्नर अपॉइंट किया तातर खान को, ठीक है। उसके बाद तातर खान ने रिवोल्ट कर दिया, हालांकि तातर खान को अपॉइंट जरूर कर दिया, उसने रिवोल्ट कर दिया। तो बहलोल लोधी ने अपने बेटे सिकंदर लोधी को भेजा पंजाब और कहा कि सिकंदर को जो है तातर खान को उसने हरा दिया। तातर खान को जब उसने हराया तो उसने उसके बेटे को लोधी अपॉइंट दौलत खान लोधी सन ऑफ तातर खान एज द निजाम ऑफ पंजाब। तो पंजाब में तातर खान के बेटे को दौलत खान लोधी को जो है वो अपॉइंट किया गया एज गवर्नर। देन सिकंदर लोधी जो है वो बहलोल लोधी के बाद किंग बना, और सिकंदर लोधी जो था वो मुस्लिम प्रो था, थोड़ा मुस्लिम रूल्स के हिसाब से जो था वो गवर्न करता था। एंड देन ही फाउंडेड लुधियाना। नाम से देखो, लोधी डायनेस्टी ने लुधियाना फाउंड किया था, बट लुधियाना लोधी में भी कौन से किंग ने किया था, सिकंदर लोधी ने किया था। और लुधियाना के साथ साथ उसने आगरा भी फाउंड किया था, राइट, आगरा सिटी भी फाउंड की थी। पंजाब वॉज अ स्मॉल पार्ट ऑफ हिज एम्पायर। उसके बाद आता है इब्राहिम लोधी की बात करें तो उसके रिलेशन देखो, सिकंदर तक तो दौलत खान लोधी के साथ रिलेशन अच्छे थे, दौलत खान लोधी जो पंजाब का गवर्नर था, लेकिन इब्राहिम खान के यानी इब्राहिम लोधी के जो रिलेशन थे वो दौलत खान के साथ अच्छे नहीं थे। दौलत खान ने इनविटेशन भेजा बाबर को कि आए और इब्राहिम लोधी को हराए। उसको लगा था कि बाबर आएगा, हरा के चला जाएगा वापस, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। थोड़े टाइम के बाद ही जो है वो उसके रिलेशन, इब्राहिम लोधी के खुद के रिलेशन जो है वो दौलत खान के साथ स्टेन होने लगे, ठीक है। तो जब दौलत खान ने बाबर को बुलाया यहाँ पर, तो दौलत खान को क्या लगा कि बाबर उसका साथ देगा, लेकिन बाबर और दौलत खान के बीच में भी नहीं बनी, क्योंकि बाबर ने दौलत खान को कोई एरिया नहीं दिया एज सच, इसलिए बाबर और दौलत खान के बीच में भी लड़ाई हुई, ठीक है। तो अच्छा, उस समय अगर हम गुरु नानक देव जी की बात करें तो वो सैयदपुर अमीनाबाद के एरिया में रह रहे थे, ठीक है। वहां भी बाबर ने अटैक किया। बाबर के को इनवाइट करने से पहले से ही बाबर उस एरिया में अटैक कर रहा था। हालांकि उसने एक बार गुरु नानक देव जी को भी कैद कर लिया, और गुरु नानक देव जी ने, और वहां पर वो जो लोगों के ऊपर एट्रोसिटीज अत्याचार करता था वो उन्होंने एक किताब में लिखा, यानी उन्होंने रिटन रिकॉर्ड लिखा, और वो था बाबर बाणी, ठीक है। तो याद रखना, जो बाबर बाणी है वो गुरु नानक देव जी ने लिखी है, ठीक है। हालांकि एक बार क्या हुआ था कि गुरु नानक देव जी खड़े थे और एक चक्की थी, वो चक्की अपने आप ही चल रही थी, तो उनको लगा, तो बाबर को लगा कि गुरु नानक देव जी के पास कुछ मैजिकल पावर्स हैं, तो उसके बाद जो है वो उसने गुरु नानक देव जी को छोड़ भी दिया था, रिलीज भी कर दिया था। लेकिन उसकी एट्रोसिटीज के बारे में उन्होंने लिखा है, गुरु नानक देव जी ने लिखा है बाबर बाणी में। तो बाबर बाणी किसने लिखी, गुरु नानक देव जी ने लिखी है, ठीक है। देन बाबर जो है उसकी पहले लड़ाई हुई खुद दौलत खान से, जिसने इनवाइट किया था उसी के साथ लड़ाई हुई। 12,000 सोल्जर्स लेके बाबर आया था, पहले उससे लड़ा, फिर जो है वो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुई इब्राहिम लोधी के बीच में और बाबर के बीच में, और बाबर जीत गया उसमें, और दिल्ली का सल्तनत जो थी, दिल्ली सल्तनत खत्म हो गई और मुगल डायनेस्टी शुरू हो गई दिल्ली में, ठीक है। सो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 21 अप्रैल 1526 में हुई, जिसमें बाबर जीत गया। और हाँ, एक बात याद रखना यहाँ से कि जब बाबर आया था तो वो गन पाउडर लेकर आया था, उसने तोपें यूज की थी। तो सबसे पहली बार जो बैटल हुई थी इंडिया में या एशिया में आप कह सकते हो, जिसमें गन पाउडर यूज हुआ था, तो वो था मुगलों की ये फर्स्ट बैटल, जिसमें बाबर ने यूज किया था, ये फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। नेक्स्ट, अब हम गुरु नानक देव जी की बात करेंगे। गुरु नानक देव जी जो थे वो एक उन्होंने बचपन में जो है उन्होंने देवनागरी भी सीखी, मैथ्स भी सीखा, संस्कृत भी सीखी थी, और उन्होंने पर्शियन भाषा भी, देखो क्या क्या आता था उनको, तो उन्होंने क्या क्या देवनागरी, मैथ्स, संस्कृत और पर्शियन, ये सब कुछ उन्होंने बचपन में सीखा था, ठीक है। और गुरुद्वारा, जहाँ वो जब बचपन में जब वो छोटे थे और उस समय का टाइम पीरियड उन्होंने जहाँ पर बिताया है, वहाँ पर आज है गुरुद्वारा बाल लीला साहिब, ठीक है, पाकिस्तान में आता है ये, राइट। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने अपना बचपन वहां पर गुजारा था, ठीक है।
उनके फादर ने उनको ट्रेड करने के लिए भेजा, एक बार ट्रेड करने के लिए भेजा, यानी उनको पैसे दिए, 20 रुपए दिए और कहा कि जाओ और प्रॉफिट कमाना है। तो सच्चा सौदा करके आना था, यानी सौदा करके आना था, और गुरु नानक देव जी करके आए सच्चा सौदा। उनके लिए सच्चा सौदा क्या था? उनको रास्ते में कुछ फकीर मिले भूखे, उनको उन्होंने राशन ले दिया, उनको खाना खिलाया, और वो था उनके लिए सच्चा सौदा। ठीक है, तो वो सब जो है, जब वो घर आए उनके फादर तो वॉज नॉट हैप्पी विद व्हाट ही डिड, लेकिन वो खुद खुश थे क्योंकि वो सच्चा सौदा करके आए थे, किसी को खाना खिलाकर आए थे। ठीक है, तो ये एक इंसिडेंट है सच्चा सौदा का उनके साथ, कि उन्होंने हंगरी फकीर जो थे उनको खाना खिलाया। जब वो बहुत छोटे थे, सिर्फ 14 साल के थे, तो उनकी शादी हुई थी बीबी सुलखनी जी के साथ, और जो कि मूल राज की डॉटर थी। उनके 2 सन थे, कौन कौन? बाबा श्री चंद और बाबा लक्ष्मी चंद। बट डिड नॉट लेफ्ट मेडिटेशन। शादी हो गई, लेकिन शादी के बाद भी उन्होंने मेडिटेशन नहीं छोड़ी, मेडिटेशन करना नहीं छोड़ा। और उनकी शादी क्यों कराई थी उनके फादर ने? क्योंकि उनको लगता था कि शायद शादी के बाद जो है वो मेरे बेटे का ध्यान थोड़ा मटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ, वर्ल्डली थिंग्स के तरफ लग जाएगा, क्योंकि उनका ध्यान बिल्कुल मटेरियलिस्टिक और वर्ल्डली चीज़ों में नहीं था। वो ज़्यादातर मेडिटेशन करते थे, लेकिन उन्होंने नहीं छोड़ी। इसलिए उनके फादर ने है जो है उनको सुल्तानपुर भेज दिया। सुल्तानपुर किसके पास भेजा? अपने उनके ब्रदर इन लॉ के पास, यानी उनके जीजे के पास भेज दिया। ठीक है, ये और डिटेल में हम करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, 1 by 1। थोड़ा सा बैक जाते हैं। सो फर्स्ट व्हाट ऑल हैपेंड, गुरु ने क्या किया, अपने सारे, जब वो उनको सुल्तानपुर लोधी भेज दिया, तो सुल्तानपुर लोधी आने के बाद जो है फिर भी उन्होंने अपनी मेडिटेशन को खत्म नहीं किया। तो एक बार क्या हुआ, वहीं पे सुल्तानपुर लोधी में ही उनको जो है वो जॉब पे लगा दिया था मोदी खाना में। तो मोदी खाना में भी एक स्टोरी है कि मोदी खाना में वो एज ग्रेन डिस्ट्रीब्यूटर थे, मतलब ग्रेन्स देते थे वो। तो वहां पर जो है वो कुछ लोग आए और उनको जो है वो गुरु नानक ने ज्यादा ग्रेन्स दे दिए, ज्यादा अनाज दे दिया, और क्या करके बोला, तेरा तेरा सब कुछ तेरा करके उन्होंने ज्यादा अनाज दे दिया। तो इसमें कहा जाता है कि उनकी किसी ने कंप्लेंट कर दी और ये कहा कि इन्होंने ज्यादा ऐसे बांट दिया लोगों में। लेकिन जब अकाउंट्स चेक किए गए, प्रॉपर्ली सब कुछ चेक किया गया, तो देखा कि सब कुछ पूरा पूरा था, कुछ भी कम नहीं था। हालांकि उसके बाद उन्होंने वो जॉब भी छोड़ दी। तो एक बार वो रिवर बेन में नहाने गए और 3 दिन तक जो है वो उससे बाहर नहीं निकले, और उनको वो टाइम पीरियड कहा जाता है कि वो उनकी इनलाइटमेंट का पीरियड था। 3 दिन बाद जब वो निकल के बाहर आए, तो उनको उनका सबसे पहला पहले जो शब्द थे जो उन्होंने मुंह से निकाले, वो थे, ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान। मतलब ना कोई हिंदू है ना कोई मुसलमान है, इंसान को इंसानियत सिखाने का मैसेज जो है वो उन्होंने स्प्रेड करना शुरू किया। तो उन्होंने लंबी लंबी जर्नीज ली, अपना ये मैसेज, जो एनलाइटमेंट उनको हुई थी, जो सच की प्राप्ति हुई थी, उसका मैसेज फैलाने के लिए उन्होंने लंबी लंबी जर्नीज ली, उदासीज ली। और वो उदासी जो है, और हर उदासी में यानी जर्नी में उनके साथ एक पर्सन थे, वो थे भाई मर्दाना जी, है ना। आगे चलते हैं, ये उनकी सब उदासीस थी। अच्छा, उदासीस कहाँ गई? उदासीस का चैप्टर का वो स्लाइड कहाँ गई? आगे आएगा। तो उन्होंने लंबी उदासीस ली, उन्होंने लंगर भी स्टार्ट किया, कॉन्सेप्ट ऑफ गुरुशिप भी स्टार्ट किया। भाई मर्दाना थे जो उनके साथ हर जगह गए और वो रबाब बजाते थे, और वो उनको तलवंडी में मिले थे। ठीक है, और हर एक उदासी में उनके साथ गए। गुरु नानक ने जो थी वो 4 लंबी जर्नीज ली, जिनको हम उदासियां कहते हैं, और ये उदासियां जो हैं वो टोटल 28,000 किलोमीटर लंबी हैं। ठीक है, और ये उनकी उदासियां थी, 4 उदासियां जिनको हम कहते हैं। फर्स्ट जो थी वो असम की तरफ यानी ईस्ट की तरफ थी, पहली उदासी उनकी। ठीक है, दूसरी उदासी जो थी उनकी साउथ की तरफ श्रीलंका तक थी। तीसरी उदासी जो थी वो उनकी कश्मीर और ऊपर नॉर्थ की तरफ थी, नेपाल तक और तिब्बत तक। और फोर्थ उदासी जो थी वो उनकी मक्का की तरफ को थी। ठीक है, तो पहली उदासी ईस्ट, फिर साउथ, फिर नॉर्थ, और लास्ट जो है वो गए वेस्टर्न साइड। ऐसा माना जाता है जब वो श्रीलंका से वापस आ रहे थे तो वो एक जगह पर रुके, रामेश्वरम। रामेश्वरम आपको पता है कि तमिलनाडु में, और वहां पर आसपास समुद्र है तो खारा पानी रहता है। तो ऐसा मानते हैं कि गुरु नानक देव जी ने वहां खुदाई की और वहां से जो है वो स्वीट वाटर, फ्रेश वाटर का फुहारा निकला, वो आज भी है वहां पर। ठीक है, जहां से लोग जो है वो फ्रेश वाटर लेते थे पीने के लिए। और दूसरा बोला जाता है जब वो ऊपर गए थे नेपाल तिब्बत वाली साइड, जब वो लद्दाख पहुंचे तो वहां पर एक जगह है फे।
फे नाम की जगह पर लद्दाख में वो बैठ के मेडिटेशन कर रहे थे और वहां पर एक डेमन था, एक राक्षस था जिसने बहुत बड़ी चट्टान फेंकी। गुरु नानक देव जी के पास ही आते ही वो चट्टान वहीं रुक गई और वो चट्टान जो है वो एक बार आर्मी जो थी, इंडियन आर्मी जो है वो हटाने की कोशिश कर रही थी क्योंकि उनको रोड बनाना था। तो लोकल लामाज ने उनको ये स्टोरी बताई, उन्होंने बहुत कोशिश की उस चट्टान को हटाने की लेकिन वो नहीं हट पाई। तो वहां पर जो है वो आज एक गुरुद्वारा है जो कि आर्मी ने बनाया है और आर्मी ही उसको उसका टेक केयर भी करती है। ठीक है, तो ये याद रखना, फे लद्दाख में और रामेश्वरम नीचे, ये उनकी जर्नी के टाइम की स्टोरीज हैं जिनके ऊपर कई बार क्वेश्चन आ जाता है। आफ्टर उदासी उन्होंने कहा, वो कहाँ सेटल हुए, करतारपुर में सेटल हुए जो कि आज पाकिस्तान में है। गुरदासपुर से आपको पता है डेरा बाबा से करतारपुर साहिब के लिए करतारपुर कॉरिडोर बनाया गया है, 4 किलोमीटर की दूरी पर है सिर्फ, और अभी रिसेंटली ओपन हुआ है, तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। लंगर ट्रेडिशन उन्होंने शुरू किया, 974 उनके टोटल शब्द हैं जो कि ब्रज भाषा में लिखे हैं और गुरु ग्रंथ साहिब जी में भी हैं। क्यों? क्योंकि ब्रज भाषा में क्यों लिखे गए? क्योंकि गुरुमुखी का फॉर्मल रूप जो है वो सेकंड गुरु ने दिया था, उस समय पर गुरुमुखी ऐसी डेवलप नहीं थी। ठीक है, तो उनकी बाणियों में और क्या क्या आता है, जपजी साहिब, बारामा, सिद्ध घोष, असदी वार, ओंकार, वार मल्हार, वार माझा, पट्टी, 947 उनकी खुद की, 974 उनकी खुद की हाइम्स है। ठीक है, एंड उसके बाद जो है वो गुरु अंगद को उन्होंने अपॉइंट किया, तो उन्होंने गुरुगद्दी स्टार्ट की। उनके बीच में यानी गुरु नानक देव जी के बीच में और भगत कबीर के बीच का जो मेजर डिफरेंस है वो था कि जो कबीर थे उन्होंने गुरुशिप स्टार्ट नहीं किया, आगे गद्दी सिस्टम जो था वो स्टार्ट नहीं किया, लेकिन गुरु नानक देव जी ने वो स्टार्ट किया कि जो नॉलेज है उसकी टॉर्च आगे कोई गुरु जो है वो लेकर जाए। दैट वाज द डिफरेंस, अदरवाइज उनकी जो बाणियां हैं वो ऑलमोस्ट सेम है, काफी सिमिलैरिटीज है। ठीक है, ओके। आगे गुरु को क्या बोला जाता है? गुरु इज ऑल्सो नोन एज हिंदू का गुरु एंड मुसलमान का पीर, इस तरह से बोला जाता है क्योंकि हिंदू और मुसलमान का डिफरेंस जो था वो खत्म करने की कोशिश की, तो दोनों ही उनको इक्वली मानते हैं। ठीक है, एसेंस ऑफ हिज मैसेज क्या है एग्जैक्टली? उनका कर्म करो, वंड चकोते नाम जपो, है ना, एग्जैक्टली क्रक्स ऑफ हिज मैसेज। ज्योति ज्योत कब समाये वो? 1539 में he left the body at कपूरथला साहिब पिलग्रिम कॉरिडोर। इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि इसका कॉरिडोर स्टार्ट किया गया है। ठीक है, तो ये था फर्स्ट गुरु के बारे में। मुझे ऐसा लगता है कि जो ऑलरेडी बच्चे पढ़ रहे हैं और जिनको रिवीजन की जरूरत है उनको बहुत सारी चीजें आती हैं। इट इज जस्ट अ मैराथन जिसमें आपकी सारी पंजाब जीके हम एक ही बार में कवर कराने की कोशिश कर रहे हैं, द हिस्ट्री पार्ट। ओके, फिर हम बात करेंगे गुरु अंगद के बारे में। गुरु नानक सेड उनके बारे में दैट आई हैव मेनी फॉलोअर्स, बट ऐसा स्टूडेंट नहीं है मेरा जैसे गुरु अंगद थे। ठीक है, तो उनको काफी फेथ था उनके ऊपर, और गुरु अंगद जो थे वो काफी ज्यादा जो है वो डाउन टू अर्थ थे। हालांकि वो एक रिच फैमिली से बिलोंग करते थे, लेकिन फिर भी जो है वो गुरु से काफी क्लोज थे। और गुरु के बारे में जब उनको पता चला, जब उनसे वो पहली बार मिले, तो उसका भी एक इंसिडेंट है कि वो एक घोड़े पे आए थे, अच्छी फैमिली से थे ना, रिच फैमिली से, तो वो एक घोड़े पे आए गुरु से मिलने, और उन्होंने गुरु को ही पूछा रास्ते में, क्योंकि वो कभी मिले नहीं थे गुरु नानक से, तो उन्होंने पूछा कि गुरु नानक से मिलना है, कहाँ मिलेंगे? तो गुरु नानक ने ही कहा कि आओ मैं मिलाता हूँ। तो वो घोड़े पर बैठे थे, गुरु नानक पैदल चल रहे थे। जब वो वहां पहुंचे तो उन्होंने वो गद्दी पे बैठे और कहा कि मैं ही गुरु नानक हूँ। तो वो बहुत शर्मिंदा हुए गुरु अंगद, उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता था कि आप ही गुरु नानक हैं, तो और मैं घोड़े पे चल रहा था और आप नीचे चल रहे थे। तो तब उनको पूछा, उनके बचपन का नाम था पाई लहना, तो उन्होंने पूछा कि आपका नाम क्या है? उन्होंने कहा कि मेरा नाम है लहना। तो उन्होंने बोला जब तेरा नाम लहना है तैसी तेरा कुछ देना है ना। तो और बिल्कुल उनसे जो इम्प्रेस होके जो है वो फिर कंप्लीटली डिवोटेड हो गए गुरु नानक की तरफ, गुरु अंगद। ठीक है, जिनका बचपन का नाम था पाई लहना। ओके, सो रिच फैमिली से थे ये सब, मैंने आपको बता दिया। हाँ, वो माता दुर्गा के फॉलोअर थे जब तक वो गुरु नानक से नहीं मिले हुए थे, घोड़े पे उनको मिलने गए थे। हालांकि गुरु नानक जो थे वो अपने बेटे को भी रख सकते थे गुरुगद्दी पे, लेकिन उनको ज्यादा कैलिबर जो था वो पाई लहना यानी गुरु अंगद देव जी में लगा, तो उन्होंने उन्हीं को दिया। दूसरी बात ये भी है, जो उनके बेटे थे श्रीचंद, उन्होंने भी उदासी सेक्ट फाउंड किया था। उदासी सेक्ट और सिखिज्म का जो मेजर डिफरेंस था दैट वाज, उदासी सेक्ट कहता है ब्रह्मचार्य को फॉलो करना, साधु बन जाना, घर से चले जाना, और ये चीज जो है वो सिखिज्म में नहीं है, क्योंकि गुरु नानक ने बोला घर गृहस्थी में रहो और अपना काम करो। दैट वाज द मेजर डिफरेंस। ठीक है, तो अच्छा, अब बात करें अगर गुरु अंगद की, तो उनका जो बर्थ था वो सराई नागा विलेज मुक्तसर में हुआ। सराई नागा जो कि मुक्तसर के आसपास है, हरिके, ये हरिके तरन तारन वाला नहीं है। उनके फादर फेरू ट्रेडर थे
और मदर माता सबराई जी, जिनको माता रामो, माता दया कौर या मनसा देवी भी बोल दिया जाता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। उनकी वाइफ माता खीवी, वो लंगर सर्व करती थी एंड शी इज द ओनली लेडी जिनका रेफरेंस गुरु ग्रंथ साहिब में मिलता है, तो ये याद रखना, दिस इज इंपॉर्टेंट पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। ही बिकेम द फॉलोअर ऑफ गुरु नानक एट अर्ली एज, ये मैंने आपको बता दिया कैसे मिले थे वो। ही इस्टेब्लिश, अच्छा उन्होंने खदूर साहिब का इस्टेब्लिशमेंट किया, क्यों? क्योंकि जो गुरु नानक देव जी का एरिया था वो उनके बच्चे जो थे वो क्लेम कर रहे थे, इसलिए वो वहां से चले गए, किसी कन्फ्लिक्ट में नहीं गए, तो उन्होंने एक नई जगह सेटअप किया सब कुछ, तो वो था खडूर साहिब जो कि तरन तारण में है। ही कलेक्टेड द बाणी ऑफ गुरु नानक की बाणियां भी ली उन्होंने और अपने भी 62 शब्द जो है उसमें ऐड किए। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने गुरमुखी जो स्क्रिप्ट थी उसको बनाया फॉर्मली, और इसमें सबसे पहले 35 लेटर थे, इसको 35 अक्षरी भी बोला जाता है, 35 लेटर्स थे इसमें, है ना। अभी 41 हो गए, 6 और ऐड कर दिए गए हैं, ठीक है। एंड देन ऐसा बोला जाता है, इट इज सेड दैट कि जो पाईबाला साखी की जन्म साखी है वो इन्होंने लिखी है, लेकिन ये डिस्प्यूटेड है, ठीक है, फिर भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद इन्होंने ही अपॉइंटेड हिज सक्सेसर श्री अमरदास, उनको जो है वो आगे सक्सेसर अपॉइंट किया। ही पास्ड अवे इन 1552 एट खदूर साहिब, और उसके बाद जो है वो अगले गुरु आए और वो थे गुरु अमरदास जी, ठीक है। गुरु अमरदास जी थे जिनका बर्थ जो है वो 1479 में हुआ। आप देख पा रहे हो गुरु नानक का बर्थ कब हुआ था? 1469 में, और इनका बर्थ कब हुआ? 1479 में। कितना डिफरेंस है? ज्यादा डिफरेंस नहीं है ना। जो डिफरेंस है दैट इज जस्ट 10 ईयर्स। तो ये जो थे ये काफी ज्यादा एज के थे, और ऐसा कहा जाता है कि ये सबसे ज्यादा एज के गुरु थे, ठीक है। सबसे ओल्डेस्ट जो गुरु हैं वो गुरु अमरदास जी थे। नाम से याद रखना, गुरु अमरदास, जो काफी अमर थे, काफी लंबी उम्र जी है उन्होंने, ठीक है। ही लेफ्ट खडूर साहिब, इन्होंने खडूर साहिब छोड़ दिया क्योंकि गुरु अंगद के सन उसको क्लेम कर रहे थे, इसलिए उन्होंने वो छोड़ दिया और वो किसी और जगह चले गए, और वो थी गोइंदवाल साहिब, ठीक है। तो वो गोइंदवाल साहिब चले गए। हालांकि गोइंदवाल साहिब की भी स्टोरी है कि एक गोइंद नाम का जो था वो पर्सन था जो जिसको लगता था कि ये वाला एरिया जो है वो काफ़ी अच्छा एरिया और यहाँ पे सेटअप किया जा सकता है, एक सिटी सेटअप की जा सकती है, लेकिन किसी राक्षस की डर से जो है वो वहाँ नहीं जाते थे लोग। ऐसा लगता था किसी को कि ये जगह जो है वो अच्छी नहीं है रहने के लिए। तो इन्होंने जो है वो जो गोविंद था पर्सन, ये गया गुरु अंगद जी के पास। तो गुरु अंगद जी को कहा था कि आप अपने किसी एक बेटे को भेज दो वहाँ रहने के लिए। तो उनके कोई बेटे माने नहीं, तो गुरु अंगद जी ने जो है गुरु अमरदास जी को कहा था, क्योंकि गुरु अमरदास जी को गोइंदवाल ये जो जगह है, वो जो जगह थी उसके बारे में भी काफ़ी चीज़ें उनको पता थी ऑलरेडी, इसलिए जो है वो इनको भेजा और ये गए और इन्होंने वहां पर शहर बसाया। तो एक्चुअली जो बसाने का काम किया वो गुरु अमरदास जी ने ही किया था गोइंदवाल का, ठीक है। तो ये जो है वो 73 की एज में इन्होंने गद्दी ली थी, और इनके फादर का नाम तेजभान था और माता का नाम था लक्ष्मी जी, ठीक है, माता लक्ष्मी जी। वाइफ इनकी थी मनसा देवी। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको हम करेंगे। हाँ, इन्होंने एक बावली बनाई थी जो कि 84 स्टेप्स की है, ये इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर बनाई है? गोइंदवाल में ही बनाई है। 84 स्टेप्स जिसमें है, ठीक है। और इन्होंने क्या किया? सती प्रथा को कंडेम किया। इन्होंने कहा कि सती प्रथा नहीं होनी चाहिए, राइट। ही ऑल्सो आस्क्ड वुमेन टू डिस्कार्ड पर्दा सिस्टम जो था उसको भी डिस्कार्ड करवाया इन्होंने, और इन्होंने विमेन विडो रीमैरिज के ऊपर भी स्ट्रेस दिया था, ठीक है। उस समय विमेन की जो कंडीशन थी वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। एक और चीज, जो गुरु का लंगर जो गुरु नानक देव जी ने स्टार्ट किया था, इसको इन्होंने स्ट्रेंथन किया। एक और चीज इन्होंने इसमें जोड़ी, पंगत मस्ट प्रोसीड संगत, मतलब अगर मेरे पास पंगत मस्ट प्रोसीड संगत, यानी अगर कोई गुरु से मिलता है उससे पहले कॉमन किचन में जाके कॉमन फूड वो सबके साथ बैठ के खाएगा। दैट वाज दिस पंगत मस्ट प्रोसीड संगत, ठीक है। मतलब पहले संगत के साथ बैठकर, पहले जो है वो प्रॉपरली बैठकर खाना खाया जाएगा कम्युनिटी में सबके साथ मिलकर। हालांकि जब अकबर आया था तो उसको भी यही कहा गया था कि गुरु से मिलने से पहले संगत के साथ क्या करना है, प्रॉपर तरीके से बैठ के जो है पंगत में खाना खाना है, ठीक है। तो वो काफी इंप्रेस हुआ था इस चीज से। इन्होंने गुरु नानक का मैसेज स्प्रेड करने के लिए मंजीज बनाई थी 22 हिस्सों में। 22 मंजियां मतलब 22 हिस्सों में पूरे एरिया को डिवाइड कर दिया। ये गुरु नानक देव जी की तरह जो है वो जगह जगह उदासियां नहीं ले सकते थे, क्योंकि अब इनके पास लोग मिलने काफी आते थे और जो रिलीजन था वो काफी फ्लरिश हो रहा था। तो इन्होंने अपॉइंट किया लोगों को जो कि आगे जाकर गुरु नानक का मैसेज स्प्रेड करेंगे, ठीक है।
आफ्टर दैट ही कंपोज 1907 इनके खुद के शब्द हैं इसमें। ही कंपोज्ड आनंद साहिब ऑल्सो, जो कि 40 स्टेंजा का हाइम था। आनंद साहिब वो भी इन्होंने जो है वो बनाया, राइट। एंड देन एम्परर अकबर विजिटेड हिम, अकबर जब विजिट किया, ही परटेक लंगर, उसको भी बोला लंगर बनाने के लिए, ओके, ठीक। देन गिव लैंड टू बीबी भानी, अकबर ने जो है वो कहा तो गुरु को था लैंड लेने के लिए, उन्होंने मना कर दिया, तो उनकी बेटी को जो है वो जमीन देके चले गए। सो अकबर ने लैंड दी थी बीबी भानी को। बीबी भानी कौन थी? डॉटर ऑफ गुरु अमरदास जी, ठीक है। लेटर जो है आफ्टर हिम जो नेक्स्ट गुरु आए थे वो थे गुरु रामदास जी, और बीबी भानी जो थी उनकी शादी जो है वो गुरु रामदास जी से हुई है, ठीक है। सो ही वॉज बोर्न एज पाई जेठा एट लाहौर, ये जो था इनका जो नाम था बचपन का वो पाई जेठा था, ठीक है। तो ये बने नेक्स्ट गुरु। ही लॉस्ट हिज फादर एट वेरी यंग एज, तो गुरु के कांटेक्ट में जल्दी आ गए थे। इट इज सेड दैट एम्परर अकबर हैड ग्रांटेड अ पीस ऑफ लैंड टू बीबी भानी, जो कि उनकी वाइफ थी। तो इन्होंने क्या किया, वो गए और इसी एरिया में उन्होंने एक पॉन्ड खोदा जिसको जो बाद में अमृतसर के नाम से फेमस हुआ। तो अमृत सरोवर जो था वो इन्होंने खुदवाया था, उसकी स्टार्ट उन्होंने किया था। हालांकि इन्होंने अपना एक घर भी बनाया था वहाँ पे, अपने घर के आगे भी एक सरोवर बनाया था जिसको संतोख सर बोलते हैं, वो भी अमृतसर में ही है, ठीक है, जिसको फाइनली गुरु अर्जुन देव जी ने फाइनली बनवाया था। सो बाबा श्रीचंद की एक स्टोरी आती है। अभी तक देखो गुरु नानक देव जी के जो बेटे थे वो अभी तक थे, और जब इन्होंने अमृतसर शहर बसाया वो बहुत फेमस हुआ। तो जब उन्होंने सुना इस शहर के बारे में तो बाबा श्रीचंद जी जो थे वो वहां से आए इनसे मिलने के लिए। और बाबा श्रीचंद थोड़े उखड़े स्वभाव के थे, बड़े सीधा सीधा बोलते थे और बड़े तीखे शब्द बोलते थे। तो इनके पास गए और इनको कहा कि आपने इतनी बड़ी दाढ़ी क्यों बढ़ा रखी है। तो गुरु रामदास जी ने बड़े हम्बल होके कहा कि आप जैसे महापुरुषों की धूल साफ करने के लिए। तो इस तरह की इनकी कन्वर्सेशन हुई काफी लंबी, और जो बाबा श्रीचंद थे वो गुरु रामदास जी से बड़े इंप्रेस हुए और इन्होंने कहा कि जो सिखिज्म की गद्दी है यानी गुरुगद्दी जो है वो सही हाथों में है। तो उसके बाद उदासी और सिखिज्म के बीच का जो टसल था, जो प्रॉब्लम था, वो भी काफी कम हो गया और उन्होंने अपोज करना कम कर दिया। एज अ रिजल्ट उदासी स्टॉप्ड अपोजिंग सेक्स। तो ये इनके समय पर हुआ। गुरु रामदास जी की कुछ बानियां हैं, 679 हाइम्स हैं, कोड़ियां जो शादियों में गाई जाती हैं वो है, लावा जो कि आज शादी होती है जिसको बोल के 4 लावा जो 4 स्टैंजा है वो भी इन्होंने लिखे हुए हैं गुरु रामदास जी ने। इनके रिलेशन अकबर के साथ सही थे, तो अभी तक मुगलों के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं चल रही थी, और इन्होंने अपने सबसे छोटे बेटे को नॉमिनेट किया था आगे गुरुगद्दी के लिए, और वो थे गुरु अर्जन देव जी। तो नेक्स्ट गुरु जो बने वो थे गुरु अर्जन देव जी, ठीक है। एंड इन्होंने मसंद सिस्टम भी स्टार्ट किया था। मसंद यानी मैसेज भेजना, आगे मैसेज को स्प्रेड कराना गुरु का, तो मसंद सिस्टम भी इन्होंने स्टार्ट किया था, ठीक है। एंड उसके बाद जो है वो नेक्स्ट गुरु आते हैं, दैट इज गुरु अर्जुन देव जी। गुरु अर्जुन देव जी वॉज बॉर्न इन 1569। ही फेस्ड मेनी डिफिकल्टीज, क्योंकि उनके बड़े भाई थे पृथ्वीचंद, वो चाहते थे कि गद्दी उनको मिले, लेकिन गुरु रामदास जी ने जो है वो गद्दी दी गुरु अर्जुन देव जी को, जो कि छोटे थे। तो पहले डिफिकल्टीज अपने भाई से हुई, एंड उसके बाद जो पृथ्वीचंद थे उन्होंने एक अलग ही सेक्ट शुरू कर दिया था सिखिज्म में, मीनास। हालांकि ये कोई फेमस नहीं हो पाया, ठीक है। एंड देन हम बात करते हैं गुरु अर्जन देव बहुत ही अच्छे ऑर्गेनाइजर और बहुत अच्छे पोइट भी थे, ठीक है। उन्होंने हरमिंदर साहिब कंस्ट्रक्ट किया प्रॉपर्ली, और अब हमें भी पता है कि मियाँ मीर से जो है वो फाउंडेशन स्टोन भी रखवाया हरमिंदर साहिब का, है ना। आगे अगर हम बात करें कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हुई हरमिंदर साहिब की, 1604 में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई। ही ऑल्सो गॉट कंस्ट्रक्टेड द टाउन ऑफ तरन तारन, 1590 में उन्होंने तरन तारन भी बनाया। इन्होंने करतारपुर भी बनाया था, ये पाकिस्तान वाला करतारपुर नहीं है, ये जलंधर के आसपास है करतारपुर, वो इन्होंने फाउंड करवाया था। तो देखो क्या क्या करवाया, हरमिंदर साहिब की कंस्ट्रक्शन, तरन तारन, करतारपुर, और अपने बेटे गुरु हरगोविंद जी के नाम पर भी इन्होंने एक सिटी बनवाई थी हरगोविंदपुर, जो कि गुरदासपुर में है, वो भी इन्होंने फाउंड करवाई थी। द कंस्ट्रक्शन ऑफ सरोवर, संतोख सर भी इन्होंने कंप्लीट किया। मैंने कहा था उनके घर के सामने भी सरोवर था गुरु रामदास जी के, संतोख सर वो भी इन्होंने कंप्लीट करवाया था, और अमृत सरोवर भी कंप्लीट करवाया था, और हरमिंदर साहिब की तो नींव भी रखवाई और उसे कंप्लीट भी करवाया। ही कलेक्टेड द बाणी ऑफ ऑल हिज प्रीडिसेसर, जितने भी पुराने पूरे जो मतलब 4 गुरु थे, और खुद की भी वाणी, 5 गुरुओं की वाणी एक ग्रंथ
के रूप में लिखी, मतलब प्रॉपर कलेक्ट की और एक जगह पर लिखी। और गुरु अर्जन देव जी की देख लो 2216 हाइम्स है, मतलब 2200 सबसे ज्यादा जो शब्द हैं वो गुरु अर्जन देव जी के हैं, वो भी डाले उसमें। तो पहले 5 गुरुओं की बाणियां और उसको बोला गया आदि ग्रंथ, पोथी साहिब। अलग अलग जो गुरु थे उनकी बाणियों को पोथियां बोला जाता था, और जब इकट्ठी कर दी तो पोथी साहिब बन गया, और उसको हमने आदि ग्रंथ भी बोला, जो कि गुरु अर्जन देव जी ने बनवाया था। ठीक है, ओके। और ये जो बुक है ये हरमिंदर साहिब में रखवाई गई। ठीक है, हरमिंदर साहिब में रखवाई गई 1604 1 सितंबर को, राइट। बाबा बुड्ढा जी का भी रेफरेंस आता है। ही वॉज अपॉइंटेड द फर्स्ट हेड ग्रंथी इनको बनाया गया। ही स्टार्टेड दसवंध सिस्टम, गुरु अर्जन देव ने दसवंध सिस्टम किया था। अपनी अर्निंग का 1/10 हिस्सा 10% जो है वो आपको सिख सेवा में देना है, वो भी। अकबर वॉज कंटेम्परेरी टू गुरु अर्जन देव जी, तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन अकबर के मरने के बाद जो है वो थ्रोन सक्सेशन के लिए जो है वॉर होने लगी सलीम और उसके बेटे खुसरो के बीच में। सलीम के पास गद्दी चली गई, खुसरो ने रिवोल्ट किया था, वो वहां से भाग गया, भाग के वो लाहौर जा रहा था, रास्ते में वो गुरु को मिला। गुरु ने उसको तिलक लगाकर आशीर्वाद दिया, लेकिन ये जो इंसिडेंट है वो जहांगीर को जाकर ऐसे बताया कि गुरु ने जो है वो खुसरो को राजा घोषित कर दिया दिल्ली का। तो इस चीज से जहांगीर जो है वो बहुत उसको गुस्सा आया और उसने बोला कि गुरु को इम्प्रिजन किया जाए और गुरु को जेल में डाला जाए। जब गुरु को जेल में डाला गया तो उनको काफी टॉर्चर किया गया, उनको गरम सैंड उनके ऊपर डाली जाती थी और काफी टॉर्चर उनको किया जाता था। ठीक है, उसके बाद उन्होंने राइट ही वॉज टॉर्चर्ड एंड मेड सिट ऑन बॉइलिंग वाटर, हॉट सैंड उनके ऊपर डाली जाती थी। तो एक दिन उन्होंने लीव ली, उन्होंने कहा कि जो पास में से नदी बह रही है रावी नदी, उस जाके उनको स्नान लेना है। जब वो वहां गए स्नान लेने तो उन्होंने डिप लिया और उसके बाद वो वापस नहीं आए ऊपर, एंड दैट इज हाउ ही मार्टेड, वो शहीद हो गए। तो पहले शहीद होने वाले गुरु जो थे वो थे गुरु अर्जन देव जी। ठीक है, गुरु अर्जन देव जी के बाद उनके जो बेटे थे उनके पास गद्दी गई और वो थे गुरु हरगोविंद राय, जो कि छठे गुरु थे फिर। ठीक है, और उनका बर्थ जो है वो वडाली अमृतसर में हुआ। उनके फादर हमें पता है गुरु अर्जन देव जी थे, मदर माता गंगा थी और उनकी वाइफ्स भी थी, 3 वाइफ्स बोला जाता है, माता दवोदरी, माता नानकी और माता महादेवी। और उनके बच्चे थे आगे बाबा गुरुदीप्ता, बीबी वीरो, अन्नी राय, गुरु तेग बहादुर, गुरु सूरजमल, मतलब बाबा सूरजमल और बाबा अटल जी। ठीक है, ये सब थे। हालांकि जो 9th गुरु थे गुरु तेग बहादुर, वो भी इन्हीं के बेटे थे। ठीक है, यंगेस्ट सन। कंटेम्पररी रूलर इनके जहांगीर और शाहजहां थे। और अब जो है वो मुगलों के साथ प्रॉब्लम्स होना शुरू हो गया था। क्योंकि मुगलों के साथ प्रॉब्लम होना शुरू हो गया था तो इनको अब जो है वो एक आर्मी भी चाहिए थी, जो कि जिससे कि हम अपने आप को डिफेंड कर सकते थे, अटैक नहीं डिफेंड कर सकते थे। तो इन्होंने स्वॉर्ड्स भी रखवाना, सेल्फ डिफेंस के लिए स्वॉर्ड्स रखवाना शुरू किया, मीरी पीरी, जो काफी सिग्निफिकेंट हो गई आगे सिखिज्म में। तो मीरी और पीरी दो जो थी स्वॉर्ड्स थी, वन फॉर टेम्पोरल पावर यानी फिजिकल पावर के लिए, दूसरी फॉर स्पिरिचुअल पावर। ठीक है, दोनों ये शो करती थी। एंड देन उन्होंने कहा कि जो माला जपते हैं वो वाला सिस्टम भी खत्म कर दो। ही कैप्ट 52 बॉडीगार्ड ऑल्सो, तो उनको थोड़ा रॉयल टच मिला। अब एक और चीज थी, इन्होंने कलगी बांधना शुरू कर दिया। फिर इन्होंने अकाल तख्त की स्थापना भी की। ठीक है, और हाँ, इन्होंने लोगों को ये बोला कि दसबंध देना है, मुझे पैसे मत दो, मुझे एक आर्मी में आओ, जुड़ो, और क्या दो, हथियार दो और एक एक घोड़ा दो, जो आप दे सकते हो। तो इस तरह से इन्होंने पहली आर्मी जो है वो प्रॉपर्ली रेज की। और उसको अप्रॉक्स जो है वो 500 सिख थे, जिनको 5 ग्रुप और जत्था जिनको हम बोलते हैं उसमें उन्होंने डिवाइड कर रखा था। क्या क्या कहा था, जो लोग आए मालवा के रीजन से, मतलब काफी एरिया से जो है वो यंग जो लड़के थे वो गए, यंग लोग जो थे जो आर्मी में हिस्सा ले सकते थे वो गए और उन्होंने कहा कि हम गुरु के साथ देंगे और उनकी आर्मी में रहेंगे। तो हर एक बंदे को उन्होंने एक एक हथियार और एक एक घोड़ा दिया था और इस तरह से उनकी पूरी आर्मी बनी। ठीक है, देन अच्छा, इन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट भी बनाया था। एक बार ये शिकार करने गए थे, वहां पे मोर को गाते हुए देखकर इनके माइंड में ये थॉट आया कि क्यों ना ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट बनाया जाए जो बहुत सुरीला हो। तो ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट मोर की तरह दिखने वाला इन्होंने इजाद किया, जिसका नाम है तौस। ये याद रखना, ये गुरु हरगोविंद जी ने किया था। ठीक है, एंड देन ही ऑल्सो स्टार्टेड वेयरिंग कलगी। कलगी पहनना शुरू कर दिया था, जो कि एक रॉयल तरीका था, एक रॉयलिटी थी जो दिखाता था, जो एक राजा करता था, सुल्तान करता था, उस तरह से। ठीक है,
ही ऑल्सो गॉट कंस्ट्रक्टेड द फोर्ट नेम लोहगढ़। लोहगढ़ का फोर्ट भी गुरु हरगोविंद जी ने बनवाया था। इनके रिलेशन शाहजहां के साथ अच्छे नहीं थे। ही फॉट बैटल अमृतसर, लाहिरा बैटल, करतारपुर बैटल, ये उन्होंने शाहजहां के साथ लड़ी। एंड कल्याण चंद, कहलूर किंग कल्याण चंद गेव लैंड टू गुरु एंड गुरुजी बिल्ट अ सिटी कॉल्ड करतारपुर। करतारपुर जो सिटी, किरतपुर जो सिटी थी, जो किरतपुर है अनंतपुर के बिल्कुल साथ में, वो जो एरिया था वो कहलूर यानी बिलासपुर, बिलासपुर जो है हिमाचल में, वहां का राजा था कल्याण चंद, उसने जमीन दी थी, तो इन्होंने किरतपुर सिटी वहां पे बनवाई और वहां पर उन्होंने अप्रोक्स 10 ईयर बिताए भी। आगे दो द हरमिंदर साहिब वाज यूज्ड फॉर रिलीजियस पर्पस, ही कंस्ट्रक्टेड अकाल तख्त ऑल्सो। तो अकाल तख्त इन्होंने वहां पर बनाया, और अकाल तख्त का जो रीजन था वो क्या था, हरमिंदर साहिब में जब वो होते थे तो वो रिलीजियस मैटर्स को हैंडल करते थे, लेकिन अकाल तख्त में जब वो बैठते थे तब वो पॉलिटिकल मैटर्स डिस्कस करते थे। तो अब दोनों चीजें जो थी वो साइमल्टेनियसली चल रही थी, ठीक है। सो ही वाज एड्रेस्ड एज सतगुरु व्हाइल इन हरमिंदर साहिब। हरमिंदर साहिब में जब वो होते थे तब उनको सदगुरु बोला जाता था, लेकिन जब वो अकाल तख्त में होते थे तो उनको सच्चे पातशाह बोला जाता था, यानी बादशाह जो लीड कर रहा है लोगों को पॉलिटिकली भी, ठीक है। तो इस तरह से अकाल तख्त की स्थापना हुई एंड ये सब कुछ हुआ। डन। गुरु जो थे, पुराने जो गुरु थे वो छोटी गद्दियों पे बैठते थे। गुरु हरगोविंद जो थे वो एक बड़ी गद्दी पे बैठने लगे सुल्तान की तरह। तो ये कुछ डिफरेंसेस थे, हमने देखा कि कैसे जो है वो दो दो चीजें इकट्ठी चल रही थी, ठीक है। तो फर्स्ट मुगल रूलर यूज टू कम, पहले मुगल रूलर्स आते थे और अपना जो था वो गुरु से मिलते थे और रिलीजियसली मिलते थे। अब जो था वो प्रॉब्लम्स क्रिएट होने शुरू हो गई, 5th गुरु के बाद मुगलों के साथ टसल स्टार्ट हो गई थी। तो यहाँ पर क्या हुआ, जहांगीर ऑर्डर टू पे गुरु द फाइन ऑफ 2 लाख। जहांगीर ने बोला कि गुरु अर्जन देव जी को फाइन देने के लिए बोला था, उन्होंने तो पे नहीं किया। अब गुरु हरगोविंद जी को बोला कि आप फाइन पे करो अपने फादर का, 2 लाख फाइन मांगा। गुरु ने नहीं दिया तो गुरु को इम्प्रीजन कर लिया, और ऐसा बोला जाता है कि ग्वालियर में इम्प्रीजन कर लिया। अब उनका जो बिहेवियर था वो बहुत ही अच्छा था। जहांगीर ने उनको रिलीज करने की बात की कि हम इनको छोड़ देंगे, तो गुरु ने कहा कि मुझे अकेले क्यों छोड़ना है, हिल राजास भी थे वहां पर, 52 हिल राजास थे, उनको भी छोड़ो साथ में। तो जहांगीर ने बोला ठीक है, आपका जो पल्लू है, आपका जो कुर्ता है, उसको पकड़ के जितने बाहर आ जाएंगे उतने आ जाएंगे। तो गुरु ने 52 लीरें करी अपने कुर्ते की, और एक एक राजा को पकड़ाई, और एक एक राजा उसको पकड़ के बाहर आ गया, और सारे ही राजा भी छूट गए और खुद गुरु भी छूट गए। और उसको बोला कि बंदियों को छुड़ाया, यानी बंदी छोड़ जो थे वो गुरु कहलाए, बंदी छोड़ गुरु। और ये दिवाली वाले दिन अमृतसर पहुंचे हरमिंदर साहिब, तो उस दिन जो है वो मनाया बंदी छोड़ दिवस। तो दिवाली और बंदी छोड़ दिवस जो है वो एक ही दिन मनाया जाता है, ठीक है, राइट। तो वो ग्वालियर में याद रखना, और 52 राजा याद रखना, उनको छुड़वाया था। डन। और बंदी छोड़ दिवस और बंदी छोड़ गुरु की तरह इनको मनाया जाता है। उसके बाद आते हैं गुरु हर राय, जो कि गुरुशिप इनकी स्टार्ट हुई थी 44 से लेकर 61 तक। इनके फादर थे भाई गुरदित्ता एंड मदर थी निहाल कौर, और वाइफ थी कृष्ण कौर, और माता सुलखनी। ये इनके बेटे थे आगे बाबा राम राय और गुरु हर कृष्ण जी, जो कि इसके अगले गुरु बने बाल गुरु, ठीक है। सो ये एक ऐसे गुरु थे, इकलौते ऐसे गुरु हैं जिनका बर्थ जहां हुआ उन्होंने ज्योति ज्योत भी वहीं समाये वो, ठीक है। कंटेम्पररी रूलर शाहजहां और औरंगजेब थे इनके पास में, राइट, ओके। ही वॉज अ मैन ऑफ पीस बट नेवर डिसबैंडेड आर्मी। जो गुरु थे गुरु हर राय, ये बहुत ही ज्यादा पीसफुल माने जाते हैं, कि बहुत ही शांत स्वभाव के थे, लेकिन इन्होंने आर्मी को कभी भी डिसबैंड नहीं किया। जो गुरु हरगोविंद जी ने आर्मी रेज की थी, उस आर्मी को उन्होंने कभी भी डिसबैंड नहीं किया, ठीक है। आयुर्वेदिक हर्बल, और ये माना जाता है इन्वायरमेंटलिस्ट थे एक तरह से, पूरी तरह से। छोटे जब बचपन में बोला जाता है, जब ये छोटे थे तो एक फूल बगीचे से इनसे गलती से गिर गया, तो ये बड़े दुखी हुए थे कि इनकी वजह से एक फूल खराब हो गया। तो मतलब इस तरह के जो थे वो इन्वायरमेंटलिस्ट थे, ओके। एंड देन इन्होंने एक हर्बल मेडिसिन हॉस्पिटल भी स्टार्ट किया था किरतपुर में, और ऐसा बोला जाता है कि जो दारा शिकोह था औरंगजेब का भाई, उसका भी इलाज यहाँ पे करवाया गया था, और जिसकी वजह से औरंगजेब को और ज्यादा प्रॉब्लम हो गई थी सिखों से, ठीक है। दारा शिकोह वाज क्योर्ड हियर एंड विद अ नोन डिजीज। तो ये था गुरुजी ब्लेस्ड फुल नाम का एक पर्सन था जिसको गुरुजी ने ब्लेस किया, जिसने आगे जाकर पटियाला जींद वाले जो एरिया है उसमें काफी ज्यादा उसका वो रूल किया, ठीक है। तो ये गुरु की ब्लेसिंग्स के कारण हुआ।
देन जब दारा शिकोह को जो है इन्होंने हेल्प की, दारा शिकोह हार गया था औरंगजेब से, तो दारा शिकोह जो है वो गुरु के पास गया और गुरु ने जो है उनको ब्लेस किया और इस वजह से औरंगजेब ने गुरु को दिल्ली बुला लिया। वो बहुत ही छोटे थे, सिर्फ 14 साल के थे जब वो खुद नहीं गए दिल्ली, उन्होंने अपने बेटे को भेजा दिल्ली। दैट वाज ही सेंट गुरु सेंट 14 years old राम राय इनके बेटे थे, उनको भेजा। अब राम राय को औरंगजेब ने एक क्वेश्चन पूछा। क्वेश्चन क्या था? गुरु नानक देव जी ने लिखा था आस्था दीवार, और उसमें एक लाइन थी मिट्टी मुसलमान की पेड़े पई कुम्हार, घड़ी भांडे इट्टा किया जल्दी करे पुकार। ये एक लाइन थी और पूछा कि इसमें जो मुसलमान शब्द यूज किया गया है, ये मुसलमान शब्द क्यों यूज किया गया है, ठीक है, यहाँ पर, और या इसका क्या मतलब है। तो इन्होंने औरंगजेब को इम्प्रेस करने के लिए राम राय ने क्या बोला कि मुसलमान यहाँ पे गलती से लिखा हुआ है, यहाँ पे होना चाहिए था बेईमान, ठीक है। यानी इसका देखो मतलब क्या इस लाइन का, ये है कि मुसलमान जो है वो दफनाते हैं पर्सन को, जलाते नहीं है। तो उनका कहने का मतलब है जिसको यहाँ जलाया वो दोजक में जाके भी जलेगा, तो इसलिए वो दफना देते हैं। लेकिन यहाँ पे गुरु नानक कह रहे हैं आस्था दीवार में कि जब वो दफनाया उसकी मिट्टी बन जाती है और बड़ी चिकनी मिट्टी बनती है, और वही चिकनी मिट्टी कुम्हार के पास चली जाती है, कुम्हार उसका घड़ा बनाता है और घड़ा बनाने के बाद फिर भट्टी में रखता है। दैट मीन्स वहां पर फिर से वो गर्मी में पहुंच गया, आग में पहुंच गया, ठीक है। तो उन असल में इस लाइन का टोटल अर्थ निकलता था कि जलाने और दफनाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब मनुष्य, एक बंदे ने अपना शरीर ही छोड़ दिया, उसके साथ उसके कर्म जाते हैं, जो ये जो बॉडी है वो यहीं रह जाती है, इसको जलाओ दफनाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन यहाँ पर राम राय ने थोड़ा सा इसका मीनिंग चेंज कर दिया, जिससे गुरु को बड़ा बुरा लगा और उन्होंने उनको डिसबैंड कर दिया कि मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना कभी, ठीक है। और उनको गुरुगद्दी भी नहीं दी आगे, और अगले गुरु बने गुरु कृष्ण राय, ठीक है। सो यहाँ तक हम आज फिनिश करते हैं। दिस इज फॉर अप्रॉक्स 1 hour। नेक्स्ट जो है वो हम फिर से आएंगे 1 घंटे की मैराथन लेकर, जिसमें हम जल्दी जो है वो आगे की हिस्ट्री कंप्लीट करेंगे। सो दैट विल बी अनदर 1 hour मैराथन, और ऐसे करके हम 3 और 4 मैराथन में जो है वो पूरी पंजाब जीके कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।